गोल्ड न्यूज की खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं संजय महिपाल, जो कि यूआईटी में भी अध्यक्ष रह चुके हैं और भी भाजपा के कई पदों पर रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। और सभी जो दर्शक जो मेरी बात सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। सर, आप लगातार पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के बीच रहे, अब सक्रियता कम दिखाई दे रही है, इसको लेकर क्या करना है सर? ये कारण कोई नहीं है। पहले मेरे पास दायित्व थे पार्टी के, जिला महामंत्री का दायित्व था, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष का दायित्व था, उससे पहले मंडल अध्यक्ष का दायित्व था। अभी मेरे पास कोई सीधा दायित्व नहीं है, लेकिन पार्टी के काम के लिए या पार्टी की जो मीटिंग्स होती हैं जहां मैं अपेक्षित होता हूँ वहां मैं एक्टिव रहता हूँ। लेकिन इन जनरली जो पहले जितना एक्टिव मुझे आप देखते थे दायित्व के कारण, अब वो उतना मैं नहीं दिखता हूँ। जब पार्टी कोई काम देती है तो करता हूँ। सर, क्या कारण रहा कि जो दायित्व नहीं रहा, आप लगातार बड़े पद पर रह चुके हैं, कई बार दायित्व नहीं रहा? नहीं नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। पार्टी जिसको दायित्व देती रहती है, और अभी भी पार्टी जो भी काम देती है, पहले अनेक विधानसभाओं में पार्टी ने मुझे अलग अलग विधानसभाओं, मुझे लगता है कि 20 25 30 विधानसभाओं में अलग अलग काम के लिए अलग अलग दायित्व दिए हैं पहले, तो अभी भी आते हैं तो मैं करता हूँ। पर इन दिनों में कुदरती संयोग से कोई दायित्व ऐसा नहीं मिला कि मुझे एक्टिविटी ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती है। सर, 2018 में भी आपने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रयास किया, 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान एक लेकर प्रयास किया, टिकट नहीं मिल पाई, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, कारण तो अब पार्टी के जो लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं उन्हीं को ज्यादा पता है, लेकिन मैंने प्रयास खूब किए थे। और हम निश्चित तौर पर प्रयास भी ऐसे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिनको टिकट दी थी उससे बहुत ज्यादा प्रयास थे। और व्यक्तिगत मुझे लगता है कि लगातार संपर्क रहा, सालों का संपर्क था और खूब अच्छे रिलेशन से संपर्क था। मुझे नहीं लगता कि किसी क्षेत्र में भी कोई ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था इस विधानसभा का जिसके अंदर काम नहीं किया हो, लेकिन संजोग से टिकट नहीं मिली। जैसा मौजूदा विधायक जयंती चौधरी ऐसे जी जी, 2018 में इन्होंने पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरा, और उसके बाद 2023 में भाजपा ने अठारह में तो ये टिकट दिया। कांग्रेस से बागी होकर के इन्होंने चुनाव लड़ा था। और इस बार जो है इन्होंने भाजपा की टिकट इनको मिली और इन्होंने चुनाव लड़ा, और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। उसका फायदा इनको मिला और हम यहाँ गंगानगर सीट जीते। संजय जी, आपने लगातार प्रयास किया और आपको हर गांव हर घर के तरफ पहुंचे, तो क्यों ना फिर आपने मिलने पूरा क्यों नहीं करा कोई ना कोई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आज संजोग से पार्टी का स्थापना दिवस भी है, सबको बधाई देना चाहता हूं। जब 1980 में पार्टी बनी थी अलग होकर के, विपक्ष का मोर्चा बना था 77 में, आपको ध्यान होगा, जनता पार्टी जनता, और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 1980 के अंदर अपने आप को अलग फाउंडेशन रखी। उससे पहले जनसंघ के अंदर तो हम नहीं थे, लेकिन 80 के अंदर मैं 13 14 साल का था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हम जुट से एक्टिव ज्यादा थे स्कूल टाइम में, तो उस स्थापना दिवस में मुझे बहुत बड़े ही उत्साह से हमने जो है लगातार फरियां लगाई, झंडे लगाए पार्टी के, और ऐसा लगा कि निश्चित तौर पर जो है बहुत बड़ा कोई ऐसा हमारे लिए घटनाक्रम हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत नजदीक की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। जब पार्टी की शुरुआत थी और बिल्कुल हम नए थे, तब हमेशा जनता के बीच के अंदर एक स्ट्रांग रूप से बात रखते थे कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी, हम राम राज्य की तरह काम करेंगे। उसके लिए मैं अकेला, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम 20 20 50 50 लोग भी हमारे सामने कुछ ऐसे हमारे से डिबेट करते थे, तो उनको हम अकेले ही संभाल लेते थे। और हमारे पास ऐसे बहुत मटेरियल थे कि हम देश के हित के लिए या भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी, जनसंघ की जो विचारधारा थी, उसको लेकर के जनता में बात करते रहते थे। तो मैं लगातार कालांतर तक लगातार जैसे समय आता था, कभी चुनाव लोकसभा का आया, कभी विधानसभा का आया, पार्टी ने अपने अलायंस में टिकट दी, कभी जनता दल को टिकट दी, लेकिन हमने लगातार पार्टी के लिए काम किया। खूब जबरदस्त हम प्रचार करते थे। मुझे याद है कि जब मैं 16 18 साल का था, तो पुरानी आबादी और ये जेसीटी मिल होती थी हमारे, जो श्रमिक का एक बड़ा गढ़ होता था। मुझे छोटे थे तो जो केदार जी के चुनाव होते थे या जो लोकसभा के हमारे चुनाव बेगाराम जी लड़ते थे, उसके बाद उसके अंदर भी जो हमारे यहाँ जो चुनाव कार्यालय होता था, उसमें जो पट्टिका लगती थी, ब्लैक बोर्ड लगता था, उसमें आता था कि आज के इस नुक्कड़ सभा में ये संबोधन करेंगे, ये वक्ता रहेंगे, तो उसमें मेरा नाम जरूर होता था। तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट था कि भी मैं इस बात के लिए बड़ा उत्साहित रहता था कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और कालांतर में पार्टी के लिए अनेक दायित्व रहे, बूथों को तो संभालते ही थे,
सक्रिय सदस्य जब 18 साल का हो उस दिन से लेकर के आज तक लगातार बने हैं। कितनी बार जब भी पार्टी का अभियान चला है, पता नहीं हजारों मेंबर भी हमने इसके अंदर बनाए। पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष, जब एक मंडल होता था शहर का, पूरे इस विधानसभा के 2 ही होते थे, एक देहात का एक शहर का, उसका मैं अध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा, जिले का उपाध्यक्ष रहा, विभिन्न दायित्वों में काम करते हुए पार्टी ने मौका दिया, एक बड़ा पद दिया, यूआईटी का चेयरमैन मुझे बनाया, इन सब पे काम किया। लेकिन अब आपने कहा कि चुनाव क्यों नहीं लड़ा, तो चुनाव लड़ने के लिए मन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मैं कोई उस विचारधारा के खिलाफ कभी सोच भी सकता हूं या कोई बात भी कर सकता हूं। मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं भाजपा के अलावा कुछ नहीं सोच सकता। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यूआईटी के अंदर तो गंगानगर में से क्या विकास करेंगे जिससे बहुत ज्यादा फायदा है गंगानगर वासियों को? देखिए, मैं जब यूआईटी का चेयरमैन बना, एक तो मेरे को समय मिला उसका सारा 2 साल और 5 महीने का। यूआईटी बिल्कुल फंड्स नहीं थे यूआईटी के अंदर, लेकिन हमने बहुत कोशिश करी। जैसे मिनी सचिवालय की बहुत बड़ी एक लैंड जो है शुगर मिल की, वो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से बात करके उसको यूआईटी के पास लेके आए, मिनी सचिवालय शुरू करा। एक गौतम बुद्ध नगर का बहुत बड़ा योजना हम लेके आए। और इसके अलावा यूआईटी की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल नहीं थी उसको सैलरी देने की, क्योंकि यूआईटी को कोई पैसा बाहर से तो आता नहीं है, खुद ही पैसा कमाओ और खुद ही शहर के विकास में लगाओ। तो जब मैं आया था तो यूआईटी के पास नगण्य था, माइनस फंड था, और मैं जब गया हूँ तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू अगर बात करूं तो बहुत बड़ी संख्या में, मतलब 1000 करोड़ के आसपास हम यूआईटी को छोड़ के गए थे। और मुझे लगता है कि जो भी सरकार के अभियान आए, जैसे पट्टों का अभियान आया, तो लोगों के घर जा जा करके लोगों को पट्टे दिए हैं, काफी काम करने की कोशिश करी थी। 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी, करीब 3.5 महीने के आने के बाद सरकार बनी तो किस तरह के विकास करे हैं सरकार ने आपको देखा? देखिए, अभी सरकार बनी है और भजनलाल जी बिल्कुल नए चेहरे हैं, लेकिन पिछले 4 महीने के अंदर या 3 महीने जब भी हुए हैं सरकार और सीएम का पद संभालने के बाद, देश इस राज्य के अंदर अभूतपूर्व कार्य करने के लिए प्लानिंग करी है। उसमें से सबसे बड़ी तो कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी। पूरे राजस्थान के हालात गुंडागर्दी के हो गए थे। एक तरीके से राजस्थान जो है वो बिहार के रास्ते पे चला था, उस पर बड़ी स्ट्रिक्टनेस कंट्रोल करी इन्होंने। पेपर लीक हुए पिछली सरकार के काम में, उनके ऊपर उन्होंने शिकंजा कसा है। एक मैसेज दिया है कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योजनाएं बनी हैं, हर गांव की, क्षेत्र की, सड़कों की, सब काम की योजनाएं भजनलाल जी ने दी हैं। जो बजट आया, दिया कुमार जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने जो बजट दिया उसमें भी बहुत संभावनाएं आने वाले समय में राजस्थान के लिए दी हैं। प्रयास जारी हैं, अभी 3-4 महीने हुए हैं, द्वारा आचार संहिता लग गई है। मुझे लगता है कि भजनलाल जी जो है, भजनलाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार जो है बहुत अच्छे काम करेगी। श्री गंगानगर जिला कुछ धान की कटोरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं हमेशा परेशानी में रहते हैं, हमेशा कुछ ना किसी मांग को लेकर सड़कों पर रहते हैं। किसानों को लेकर सर केंद्र सरकार बिल्कुल और सही। भाजपा सरकार क्या देखिए, सबसे बड़ी इस इलाके के किसानों की समस्या है पानी, और बड़ा ही दुर्भाग्य रहा है कि ये जो कांग्रेस की सरकार थी, और पंजाब के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार थी और फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। इन 5 या 7 सालों में इनकी सरकारों ने राजस्थान का हक राजस्थान को नहीं दिया। यहाँ के जो फर्टिलाइज लैंड है, जो पानी है यहाँ का, चाहे वो गंग कनाल का हो, भाखड़ा का हो, या इंदिरा गांधी कनाल का हो, राजस्थान कनाल का जिसको बोलते हैं, वो पानी का उतना हक नहीं देते हैं। और पिछली बार तो ये हालात कर दिए इन्होंने कि पानी बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने, एक तरीके से मेंटालिटी राजनीति करके। जैसे ही उनको लगा कि कांग्रेस और उनका विवाद हुआ तो उन्होंने बिल्कुल पानी बंद कर दिया। तो सबसे पहली व्यवस्था तो यह कि राजस्थान के जो किसान हैं, हमारे इलाके के जो किसान हैं, जो पानी का उनका हिस्सा बनता है, और डैम के अंदर पानी की कमी हो तब तो हम बात करेंगे साहब पानी नहीं है, हमको सबका काटना पड़ेगा। लेकिन जब डैम के अंदर पानी फुल था, हमको पाकिस्तान फ्री में पानी भेजा है, उसके बाद भी पानी नहीं दिया, तो सबसे पहला तो, अब क्योंकि सरकार भाजपा की आई है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन पंजाब में आम आदमी सरकार है, कि सबसे पहले तो हम इस बात का प्रयास करें सब मिलकर के। हमारे जनप्रतिनिधियों की पहली ड्यूटी है, और मैं हमेशा से इस बात के हक में रहा हूं कि सरकार इस बात को हमेशा के लिए इस झगड़े को मुका दे कि राजस्थान का जो पानी है, गंग कनाल का जो पानी है या भाखड़ा का जो पानी है, राजस्थान कनाल का जो पानी है, ये पानी की मात्रा पंजाब सरकार उनको पूरा दे। सबसे पहले ये विषय क्लियर हो सकता है। दूसरा आता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन का। कालांतर में क्या है कि ये जो पानी आता है, अब इसके अंदर करते क्या है कि पानी कम हुआ, किसी व्यक्ति की तो लगातार पानी की बारियां काट देते हैं, और किसी व्यक्ति को हर बार पानी मिलता है, तो ये एक तरीके की
यूं समझो कि आप एक तरीके की पार्शियलिटी है या रिश्वत है कि जो जिनको पानी देना है उनको पानी मिल जाता है, जिनको नहीं देना उनको बिल्कुल नहीं मिलता, तो उनकी फसलें नुकसान होती हैं और लगातार किसान जो है आंदोलित रहते हैं। फिरोजपुर में खुद का निर्माण हो गए, कम से कम 300-400 पानी है जो गंगा नदी को ज्यादा मिलेगा। हाँ, उससे किसानों को फायदा होगा, फिरोजपुर का निर्माण कोई नहीं होगा, लगातार किसान उसकी मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं कि ये गंग कनाल को बने को 1927 से लेकर के गंग कनाल बनी थी, 1926 में इसका निर्माण 25 में शुरू हुआ था, लगभग 100 वर्ष होने को है। इसके अंदर मरम्मत ये उस लेवल पे मांगती है जहां से हमारा पानी शुरू होता है, वहां से इसकी मरम्मत के लिए लगातार प्रयास हुए और इसको अंदर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फिरोजपुर फीडर जो बीकानेर कनाल का जो पार्ट है उसके अंदर हमको ठीक करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर जो है इसके हमको जो है इसका बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, तो ये काम करना चाहिए। राजस्थान की बात करें, अच्छे बिहार की बात करें, 60% जो है मीडियम परिवार है और मीडियम परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल सही बात आपकी। ये जो परिवर्तन जो पूरे दुनिया में चल रहा है उसमें हिंदुस्तान में भी परिवर्तन आया कि हमारे जो मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं उसके अंदर बड़ी संख्या हमारे पुराने दुकानदारों की है। कोई किराने का काम करता है, कोई कपड़े का काम करता है, कोई रेडीमेड का काम करता है, कोई मनियारी का काम करता है, कोई साइकिल बेचता है, कोई कॉस्मेटिक्स बेचता है। इस तरीके के बहुत बड़ी संख्या है, आपको बताऊं, जो हमारे पुराने दुकानदार हैं। अब दिक्कत क्या है कि बड़े कॉर्पोरेट हाउस इस चीज में आ गए, बड़े बड़े मॉल खुल गए, ऑनलाइन सेल शुरू हो गई, इन सब बातों को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं और हमारा ये मध्यम वर्ग जो है वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी स्ट्रगल पोजीशन में है। और मैं लगातार जो है मोदी जी की सरकार से लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अनेक योजनाएं दी हैं। आप मुद्रा योजना दी, उन्होंने बिना ब्याज के, मतलब ब्याज में सब्सिडी देकर के लोन देने की प्रक्रिया करी, दुनिया भर के हमारे ये स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारा ये मध्यम वर्ग जो है वो पूरी तरीके से देश हित की बात करता है, लगातार मोदी जी को वोट देता है, भाजपा को वोट देता है, अपनी परेशानियों को भूल करके वोट देता है। मैं जब भी, मेरा ये मन रहता है कि इनकी आवाज जरूर बननी पड़ेगी, इनकी समस्याओं को निराकरण करना पड़ेगा, इन लोगों को कैसे हम उनका व्यापार वापिस चला सकें, किस प्रकार से वो खुश रह सकें, किस प्रकार से उनके बच्चों को आगे भविष्य अच्छा हो, इन बातों को लेकर के एक बड़ा सब्जेक्ट, अरिहंत जी, ये बात जो है ये मैं चाहता हूं कि कभी मौका मिले और हम इस विषय को लेकर के कहीं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से और मोदी जी से इस बात की संभावनाएं तलाशें कि इनको ठीक करें और इसका प्रयास करेंगे। सर, केंद्र सरकार की जो योजना आ रही है लेकिन मध्य जो परिवार है उन्हें योजनाओं को उन तक नहीं पहुंच पा नहीं रही, नहीं उसको नहीं, लेकर क्या देखिए, प्रयास कर रहे योजनाएं आती हैं, योजनाएं पहुंचती भी, लेकिन जो चीज का काम हमें आता नहीं है, हर व्यक्ति अपना काम 3 पीढ़ी से, 4 पीढ़ी से, 5 पीढ़ी से काम कर रहा है। अब उनको एकदम से हम कहें कि भी आप ये काम बदल लो, और जो बड़े लोग आए हैं, कहीं ना कहीं आपको इस बात का नियंत्रण करना पड़ेगा कि रिटेल सेक्टर के अंदर बड़े कॉर्पोरेट हाउस आकर के गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि किसी भी संविधान में लिखा हुआ है और हमने किताब में पढ़ा है कि गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती, अनजेन्युइन कंपटीशन नहीं हो सकता। कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग एमआरपी उसकी कुछ भी लगी हो, आज बाजार में मान लीजिए वो 150 रुपए की अवेलेबल है, और कॉर्पोरेट हाउस एक बड़े मॉल के रूप में या एक ऑनलाइन सेल के माध्यम से उसको अगर मान लीजिए कंपनी देती है 120 में और बाजार में बिकती है 150 में, और वो सेल कर देते हैं 110 रुपए में, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई कंपनी से माल 120 में निकले और बाजार में वो 110 में बेच दें? इसको बोलते हैं अनजेन्युइन कंपटीशन। ये इस पे गौर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये इस बात के लिए कोशिश है कि भी आम आदमी इसमें खत्म हो जाए और वो लोगों का कब्जा हो जाए, तो मैं हमेशा इसके अनफेवर में रहा हूं और सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होना है, श्री गंगानगर से प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया गया भाजपा ने। श्री गंगानगर जिले के अंदर कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला कि बाहर का कैंडिडेट को नहीं नहीं नहीं, प्रियंका बाहर की कैंडिडेट नहीं है, हमारे गंगानगर की पैदा हुई बेटी है हमारी, और अभी जिला अलग बन गया अनूपगढ़, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिला भी है और गंगानगर जिले का पार्टी रहा है। अनूपगढ़ और गंगानगर में कोई फर्क नहीं है, और कोई बाहरी प्रत्याशी हम प्रियंका को नहीं मानते हैं। बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छा उसका प्रशासनिक अनुभव रहा है, पार्टी के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, और मैं आपको इस बात की बड़ी खुशी है मुझे कि पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और बहुत अच्छे वोटों से वो गंगानगर से जीतने वाली है। दलित समाज के लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं कि
नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई दलित का विरोध नहीं है। मैं लगातार पिछले 15 दिन से उसके साथ ही काम कर रहा हूं, लगातार हम प्रचार में जा रहे हैं। एक तरफा माहौल है, किसी वर्ग का भी कोई है, चाहे वो दलित समाज है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, व्यापारी है, सब लोग खुल करके उसके साथ हैं। और एक आपको मैं बताऊं, बड़ी हमने विधानसभा की तो गंगानगर के अंदर बहुत सीटें नुकसान किया है, लेकिन ये लोकसभा की सीट में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। 8 विधानसभाएं लगती हैं और 8 की 8 विधानसभाओं में प्रियंका बढ़ान को जो है अच्छी बढ़त मिलने वाली है। 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें, 8 में से 5 सीटें जो कांग्रेस ने खाते में मात्र भाजपा को 2 ही सीट मिली, तो क्या कारण है? देखिए, इसके कारण को तो हमको संभालना पड़ेगा। इस कारण के लिए लंबी चर्चाएं करनी पड़ेगी भी ऐसा क्या कारण रहा कि जब हम पिछली बार हमारे पास ज्यादा सीटें थी और इस बार जब भाजपा की सरकार बनी है तो हमारे पास सीटें कम आई हैं। निश्चित तौर पर इसका विचार पार्टी को करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा नुकसान हमारा नहीं हो। कुछ मुद्दों को लेकर के नाराजगियां जो रही हैं, जो किसानों में रही, उनको निश्चित तौर पर बैठ करके उसके सामने पड़े हैं कि काम कांग्रेस की सरकार ने गलत किया, नुकसान हमें भुगतना पड़ा। उसका कारण बताता हूं मैं। एमएसपी पे जो खरीद थी वो हरियाणा ने खूब ज्यादा करी, सरसों की खरीद करी, राजस्थान ने नहीं करी। लोगों को ये लगता था कि भी केंद्र का काम है, केंद्र ने नहीं खरीदी, जबकि केंद्र की बड़ी स्मार्ट पॉलिसी है कि राज्य सरकार जितना चाहे वो प्रोजेक्ट बना करके दे और खरीदे। आज भी मैं आपको बताता हूं, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। हरियाणा के अंदर प्रति बीघा जो है, प्रति वहां एकड़ है, एकड़ के हिसाब से 8 क्विंटल सरसों ले रहे हैं। मतलब बीघा को अगर हम गिने राजस्थान के बीघा के हिसाब से चलें तो लगभग 5 क्विंटल प्रति बीघा हो गया। और राजस्थान की गवर्नमेंट जो 25 क्विंटल सरसों ले रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई है, 25 क्विंटल ले रही है, जबकि उसको लेने कितने चाहिए, कितने लेने चाहिए? 25 क्विंटल का मतलब हो गया कि अगर कोई किसान के पास एक मुरबा जमीन है 25 बीघे, तो 1 क्विंटल बीघे की ले रही है, जबकि 100 क्विंटल लेने चाहिए, 125 क्विंटल। तो बाकी वो जो मूल्य है उसको वो नीचे रेटों में बेचना पड़ता है। इसलिए किसानों की कहीं नाराजगी थी, उसको बैठ ठीक करना पड़ेगा। सिख समाज लगातार भाजपा से नाराज चलता है, इसको मनाने का क्या कैसे करेंगे? देखिए, मोदी जी इसका नुकसान आपने सिख धर्म को विधानसभा में बिल्कुल 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 मैंने पार्टी को पहले भी अवगत कराया था और मैं आपको बड़े ही स्वीकार करता हूं कि ये नाराजगी हमको दूर करनी पड़ेगी और नाराजगी मोदी जी खूब प्रयास करते हैं। आप देखिए, मोदी जी कोई सिख धर्म का कार्यक्रम होता है, वो हर जगह गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां मत्था टेकते हैं, वहां उनका परिधान पहनते हैं। हर विषय के अंदर आज चाहे वो बीजेपी की विचारधारा में संघ है, वो है, सब लोग जो हैं वो हमारे सिख धर्म का बहुत आदर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू दिन से, पहले दिन से सिख धर्म को सर्वोच्च मानती है हमारे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए सिख धर्म के जो गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के लिए, हमारे इस सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। पिछले दिनों जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन के कारण कहीं ना कहीं थोड़े विचारों में मतभेद आया है। उसको मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बैठ करके मोदी जी और अमित शाह और ऐसे जो वरिष्ठ लोग जब इनके साथ बैठ करके बातचीत करें, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमेशा सिख भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है। कुछ समय के लिए नाराजगियां हैं लेकिन ये दूर हो जाएंगी और आने वाले में आप समय में देखेंगे पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा के अंदर, आप देखिए नेक्स्ट जो चुनाव होगा उसके भाजपा की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। जी, ऐसे में किस तरह नाराजगी दूर की जाएगी? देखिए, अभी इन दिनों में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा चेंज बता देता हूं कि मैं लगातार किसानों के बीच में रहता हूं और ये करणपुर विधानसभा है, ये सब मेरे लिए तो बहुत नजदीक से है और मैंने तो गांव गांव में भ्रमण किया है और किसानों से जुड़ा हुआ हूं। तो किसान, सिख किसान मेरे पास आते रहते हैं हमेशा। हम लोग एक दूसरे से एकदम समझो भाईचारे का हमारा संपर्क था, लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ तो वो सब लोग मेरे से बहुत नाराज थे। यूं समझिए कि वो मुझे मारने वो ये चाहते थे कि ये जो है ये बीजेपी का मेन आदमी है, वो हमारे से बहुत ज्यादा नाराज थे। लेकिन अभी चेंज मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 6 महीने के अंदर हमारी दोबारा मीटिंगें शुरू हुई हैं। एक अच्छे वातावरण में उनका विचार वापिस चेंज हुए हैं और काफी ऐसे सिख किसान नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है इन दिनों में और वो एक मंच पे दिखाई देते हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छा आपको संदेश दिखने को मिलेगा। कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं, पार्षद से सरपंच सब भाजपा में शामिल हो गए, कितना फायदा है? देखिए, फायदा है। देखिए, भाजपा का परिवार बहुत बढ़ रहा है